कभी आपने नोटिस किया है कुछ लोग हमारी लाइफ में बहुत अचानक आते हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। वो इंसान आपसे रोज बात करता है, आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। आप उदास हो तो वो आपको हंसाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद यह इंसान आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदलने लगता है। मैसेज का रिप्लाई देर से आने लगता है, कॉल्स कम हो जाती है, इंटरेस्ट कम दिखने लगता है और फिर वही इंसान जो कभी आपकी लाइफ का सबसे क्लोज हिस्सा बन गया था, धीरे धीरे आपसे दूर होने लगता है। सबसे दर्दनाक बात क्या होती है कि उसने कुछ बताया भी नहीं, ना कोई रीजन, ना कोई एक्सप्लेनेशन, बस बिहेवियर बदल गया। और तब दिमाग में सैकड़ों सवाल आने लगते हैं। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वो मुझसे बोर्ड हो गया? क्या उसकी लाइफ में और कोई आ गया? या फिर वो इंसान कभी सच्चा था ही नहीं? अगर आपने कभी यह सिचुएशन एक्सपीरियंस की है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। क्योंकि आज हम साइकोलॉजी की मदद से यह समझेंगे कि जब कोई इंसान अचानक दूर हो जाता है तो उसके पीछे कौन-कौन से रियल साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं। और बिलीव कीजिए, इनमें से कुछ रीजंस ऐसे हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर की एक्चुअली में सच्चाई क्या होती है। ठीक है? सबसे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी होगी। ह्यूमन बिहेवियर हमेशा सिंपल नहीं होता। कई बार लोग जो करते हैं उसके पीछे वो खुद भी रीज़न नहीं जानते, क्योंकि हमारे बिहेवियर का बहुत बड़ा हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड से आता है। मतलब कभी-कभी कोई इंसान आपसे दूर इसलिए नहीं जाता कि वो आपको हर्ट करना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका माइंड उसे डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए पुश कर रहा होता है। अब सवाल है, ऐसा क्यों होता है? आइए पहला साइकोलॉजिकल रीजन समझते हैं। कई लोग इमोशंस को डीपली फील करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि वो उन इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते। जब उन्हें लगता है कि कोई रिलेशनशिप बहुत सीरियस हो रहा है, तो उनका माइंड अलार्म बजाने लगता है। उन्हें लगता है, अगर मैं इस इंसान के बहुत क्लोज हो गया तो कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं। इसलिए उनका ब्रेन एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट कर देता है, और वो मैकेनिज्म है डिस्टेंस। मान लीजिए एक लड़का है जिसका नाम है आरव और एक लड़की है जिसका नाम है काव्या। दोनों की शुरुआत एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन से हुई। धीरे धीरे दोनों रोज बात करने लगे, कभी मूवीज पर डिस्कशन, कभी लाइफ की बातें। कुछ ही समय में दोनों इमोशनली कनेक्ट हो गए। काव्या को लगा कि आरव बहुत जेन्युइन इंसान है, लेकिन कुछ महीनों बाद आरव बदलने लगा। पहले जहां वो हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करता था, अब वो घंटों बाद रिप्लाई देता, कभी कभी पूरे दिन गायब रहता। काव्या कंफ्यूज्ड थी। उसे लगा शायद आरव की लाइफ में कोई और आ गया है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। आरव को महसूस होने लगा था कि वो काव्या से बहुत अटैच हो रहा है, और अटैचमेंट का मतलब था इमोशनल रिस्क। अब फ्यूचर में यह रिलेशनशिप टूट गया तो उसे बहुत पेन होगा। इसलिए उसके सबकॉन्शियस माइंड ने एक डिसीजन लिया। वो क्या? दूरी बनाओ। इसे साइकोलॉजी में फियर ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी कहते हैं। कुछ लोग इमोशनली ओपन होने से डरते हैं क्योंकि उन्होंने पहले हर्ट एक्सपीरियंस किया होता है।
इसलिए जब भी कोई रिलेशनशिप डीप होने लगता है, उनका माइंड सेल्फ प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है और वो अचानक डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। अब दूसरा रीजन साइकोलॉजी में बहुत कॉमन है। अटैचमेंट थ्योरी के अनुसार हर इंसान का एक अटैचमेंट पैटर्न होता है। कुछ लोग होते हैं सिक्योर अटैचमेंट वाले, कुछ लोग होते हैं एंग्शियस अटैचमेंट वाले और कुछ लोग होते हैं अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग क्लोजनेस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जब कोई रिलेशनशिप बहुत इमोशनल होने लगता है तो उन्हें लगता है कि उनकी फ्रीडम खत्म हो रही है और तब उनका माइंड उन्हें दूर जाने के लिए पुश करता है। रिया नाम की एक लड़की थी। वो इंटेलिजेंट थी, इंडिपेंडेंट थी और लोगों को पहली नजर में बहुत कॉन्फिडेंट लगती थी। लेकिन उसकी रिलेशनशिप कभी लंबे समय तक नहीं चली। शुरुआत में सब अच्छा होता, लेकिन जैसे ही कोई इंसान उससे इमोशनली क्लोज होने लगता, रिया धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करने लगती। बाद में थेरेपी में उसे पता चला कि उसका अटैचमेंट स्टाइल अवॉइडेंट है, क्योंकि बचपन में उसे इमोशनल सपोर्ट कम मिला था। अब तीसरा रीजन थोड़ा पेनफुल हो सकता है। कभी कभी कोई व्यक्ति इसलिए दूर हो जाता है कि क्योंकि उसकी लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ चुका होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई लोग सीधे सीधे यह बात बोलने से बचते हैं क्योंकि उन्हें कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं होता। इसलिए वो धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करते हैं ताकि रिलेशनशिप खुद ब खुद खत्म हो जाए। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है। अगर कोई इंसान आपसे अचानक दूर हो गया तो क्या इसका मतलब है कि वो कभी सच्चा था ही नहीं, या फिर क्या यह पॉसिबल है कि वो इंसान सच में केयर करता था लेकिन उसकी साइकोलॉजी उसे डिस्टेंस बनाने के लिए फोर्स कर रही थी? आगे हम इसी सवाल का जवाब देंगे और साथ ही समझेंगे कि कुछ ऐसे हिडन रीजंस जो लोगों को अचानक बदल देते हैं। इनमें से एक रीजन इतना पावरफुल है कि कई रिलेशनशिप्स सिर्फ उसी वजह से खत्म हो जाती हैं। अब एक और रीजन है जो सरप्राइजिंगली बहुत कॉमन है और वह है टेकिंग समवन फॉर ग्रांटेड। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक पैटर्न होता है। जब हमें कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है तो धीरे धीरे हम उसकी वैल्यू कम महसूस करने लगते हैं। यह सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, लाइफ के हर एक्सपेक्ट में होता है। लेकिन रिलेशनशिप्स में यह इफेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अमन और निशा काफी समय से एक दूसरे से बात कर रहे थे। निशा हमेशा अमन के लिए अवेलेबल रहती थी। अमन उदास हो तो वह उसे सपोर्ट करती, अमन बिजी हो तो वह समझ जाती, अमन लेट रिप्लाई करे तो भी वह कंप्लेन नहीं करती। धीरे धीरे अमन को यह सब नॉर्मल लगने लगा। उसे लगा कि निशा हमेशा उसकी लाइफ में रहेगी और यही वह मोमेंट था जब रिलेशनशिप की वैल्यू उसके माइंड में कम होने लगी। अब उसे एफर्ट करने की जरूरत महसूस नहीं हुई और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट कम होने लगा। निशा को लगा कि अमन बदल गया है, लेकिन असल में अमन का माइंड कंफर्ट जोन में चला गया था। जब किसी रिलेशनशिप में एफर्ट एक तरफ से ज्यादा होता है तो दूसरा व्यक्ति उसे अनकॉन्शियसली ग्रांटेड लेने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति बुरा है, बल्कि उसका माइंड अबंडेंस एजम्पशन बना लेता है। मतलब उसे लगता है कि यह व्यक्ति तो हमेशा रहेगा ही। अब पांचवा कारण आता है इमोशनल कंफ्यूजन। कई बार कोई व्यक्ति इसलिए दूर नहीं जाता
कि वह केयर नहीं करता, बल्कि इसलिए क्योंकि वह खुद कंफ्यूज्ड होता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या फ़ील करता है या क्या फ़ील कर रहा है। क्या यह फ्रेंडशिप है? क्या ये अट्रैक्शन है? या क्या यह रिलेशनशिप बन सकता है? जब इमोशंस क्लियर नहीं होते, तो कुछ लोग डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। कबीर और तान्या बहुत अच्छे दोस्त थे। धीरे-धीरे उनके बीच इमोशनल क्लोज़नेस बढ़ने लगी, लेकिन कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या फ़ील कर रहा है। अगर वह रिलेशनशिप शुरू करता, तो फ्रेंडशिप रिस्क में पड़ सकती थी, और अगर वह डिस्टेंस नहीं बनाता, तो फीलिंग्स और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए उसने सबसे आसान रास्ता चुना, डिस्टेंस। अब एक छठवां बहुत इम्पोर्टेंट कारण आता है, वो है पास्ट ट्रॉमा। अब एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल रीज़न है ये। कुछ लोग अचानक इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास्ट में कोई पेनफुल रिलेशनशिप रहा होता है। जब कोई नया इंसान उनके करीब आता है, तो पुराने मेमोरीज एक्टिवेट होने लगते हैं। उनका ब्रेन उन्हें वार्न करने लगता है, फिर से हर्ट मत हो, और तब वह रिलेशनशिप से पीछे हट जाते हैं। रोहन का पहले से एक सीरियस रिलेशनशिप था, लेकिन उस रिलेशनशिप का एंड बहुत पेनफुल था। जब वह किसी नए व्यक्ति से मिला, तो शुरुआत बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे-जैसे रिलेशनशिप डीपर होने लगा, उसे वही पुराना डर फिर से महसूस होने लगा। उसे लगा कि हिस्ट्री रिपीट हो सकती है, और इसलिए उसने धीरे-धीरे डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। अब 7वां कारण आता है लाइफ प्रायोरिटीज चेंज होने का। ठीक है, कभी-कभी रीजन साइकोलॉजिकल नहीं, प्रैक्टिकल होता है। लाइफ में प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। करियर प्रेशर, फैमिली इश्यूज, मेंटल स्ट्रेस, इन सब चीजों के कारण कोई व्यक्ति इमोशनली अनअवेलेबल हो सकता है। चलिए अब हम एक कहानी से इसको जान लेते हैं कैसे। सिमरन और आर्यन एक दूसरे से काफी क्लोज थे, लेकिन अचानक आर्यन की लाइफ में करियर प्रेशर बहुत बढ़ गया। नया जॉब, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, फैमिली एक्सपेक्टेशंस। अब उसके पास इमोशनली इन्वेस्ट करने की एनर्जी नहीं थी, इसलिए वह धीरे धीरे डिस्टेंस बनाने लगा। सिमरन को लगा कि वह इंटरेस्ट लूज कर चुका है, लेकिन रियलिटी यह थी कि उसकी प्रायोरिटीज बदल चुकी थी। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आता है, अगर कोई व्यक्ति अचानक दूर हो जाए, तो हमें कैसे पता चले कि रीजन क्या है? क्या वह इमोशनली ओवरवेल्म्ड है? क्या वह कंफ्यूज्ड है? या वह सिर्फ इंटरेस्ट लूज कर चुका है? आगे हम कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल साइंस समझेंगे जो आपको यह पहचानने में मदद करेंगे कि असली कारण क्या है, और बिलीव कीजिए, इनमें से कुछ साइंस इतने सब्टल होते हैं कि लोग उन्हें नोटिस ही नहीं करते। 8वां कारण है, रीजन नंबर 8 इज इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाना। अब एक सच्चाई है जो थोड़ी पेनफुल हो सकती है। कभी कभी इंसान इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पैटर्न है। अक्सर इंटरेस्ट एकदम से खत्म नहीं होता, वह धीरे धीरे कम होता है। शुरुआत में सब कुछ एक्साइटिंग लगता है, नई बातें, नई फीलिंग्स, नई कॉन्वर्सेशंस, लेकिन समय के साथ कुछ लोगों की नॉवेल्टी चाहिए होती है। जब नॉवेल्टी कम होती है, तो उनका एक्साइटमेंट भी कम हो जाता है, और फिर वह धीरे धीरे डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। मीरा की कहानी से समझते हैं। मीरा और करण
कुछ महीनों से बात कर रहे थे। शुरुआत में करण बहुत एंथुसियास्टिक था। वह हर दिन मैसेज करता, लंबी कॉल्स करता, फ्यूचर की बातें करता, लेकिन कुछ समय बाद उसका बिहेवियर बदलने लगा। अब कॉन्वर्सेशंस छोटी होने लगी, रिप्लाईज लेट आने लगे और धीरे-धीरे कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। मीरा को लगा कि शायद उसने कुछ गलत किया है, लेकिन रियलिटी यह थी कि करण का एक्साइटमेंट कम हो चुका था। अब इसकी साइकोलॉजी इनसाइट की बात करें तो ह्यूमन ब्रेन डोपामिन पर बहुत डिपेंड करता है। जब कोई नई चीज होती है तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, इसलिए नई रिलेशनशिप्स शुरुआत में बहुत एक्साइटिंग लगती है, लेकिन जब नॉवेल्टी कम हो जाती है तो कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। अब रीजन नंबर 9 की बात करते हैं, जो है फियर ऑफ कमिटमेंट। अब एक और बहुत कॉमन रीजन है। कुछ लोग रिलेशनशिप की शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप सीरियस होने लगता है वो अचानक डिस्टेंस क्रिएट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कमिटमेंट का डर होता है। कमिटमेंट का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर प्लानिंग, और कुछ लोग इन सब चीजों से डरते हैं। हम बात करते हैं देव और अनुष्का की कहानी से। देव और अनुष्का काफी क्लोज हो चुके थे। दोनों की बॉन्डिंग स्ट्रांग थी, लेकिन एक दिन जब अनुष्का ने फ्यूचर की बात की तो देव अनकंफर्टेबल हो गया। उसे महसूस हुआ कि रिलेशनशिप अब सीरियस हो रहा है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है। उसके माइंड ने डेंजर सिग्नल भेजा और धीरे धीरे देव ने डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब आखिरी आखिरी कारण तो नहीं है ये, लेकिन रीजन नंबर 10 पे आते हैं। इमोशनल एनर्जी खत्म हो जाना। कभी कभी कोई इंसान इसलिए दूर हो जाता है क्योंकि उसके पास इमोशनली इन्वेस्ट करने की एनर्जी नहीं होती। लाइफ में कई बार मेंटल एग्जॉशन हो जाती है। वर्क प्रेशर, फैमिली स्ट्रेस, पर्सनल स्ट्रगल्स, इन सब के कारण किसी रिलेशनशिप को मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं, इसको हम समझते हैं अंकित की लाइफ से। अंकित की लाइफ में एक साथ कई प्रॉब्लम्स आ गई थी। जॉब प्रेशर, फैमिली इश्यूज, फाइनेंशियल स्ट्रेस, इन सब के कारण इसका माइंड लगातार स्ट्रेस में था। अब उसके पास इमोशनली कनेक्ट करने की एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए उसने धीरे धीरे सबसे डिस्टेंस बना लिया, जिसमें वह इंसान भी शामिल था जो उससे बहुत क्लोज था। अब यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। जब कोई इंसान अचानक दूर हो जाता है तो हमेशा रीज़न आपके अंदर नहीं होता। कई बार रीज़न उस व्यक्ति की साइकोलॉजी होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर खुद को ब्लेम करने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद मैं इनफ नहीं था, शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद मैं बोरिंग हो गया। लेकिन रियलिटी यह है, ह्यूमन बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग अचानक दूर जाने के बाद फिर से वापस आ जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? क्या उन्हें अपनी मिस्टेक का एहसास होता है, या फिर इसके पीछे भी कोई साइकोलॉजिकल रीजन होता है? आगे हम इसी बिहेवियर को समझेंगे और साथ ही कुछ ऐसे क्लियर साइंस भी देखेंगे जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति टेम्परेरी डिस्टेंस ले रहा है या परमानेंटली दूर जा रहा है। अब वो संकेत जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति सच में दूर जा रहा है। अब तक हमने कई साइकोलॉजिकल रीजन समझे, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर कोई इंसान अचानक
डिस्टेंस बनाने लगे तो हमें कैसे पता चले कि यह टेम्परेरी है या वह सच में हमारी लाइफ से दूर जा रहा है? साइकोलॉजी के अनुसार कुछ क्लियर साइंस संकेत होते हैं। अगर ये संकेत दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए कि रिलेशनशिप बदल रहा है। पहला साइन है कम्युनिकेशन का बदल जाना। सबसे पहला है कम्युनिकेशन का बदल जाना। जब कोई इंसान आप में जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है, तो वह आपसे बात करने के लिए टाइम निकालता है, लेकिन जब इंटरेस्ट कम होने लगता है, तो कम्युनिकेशन पैटर्न बदल जाता है। पहले जहां वह खुद कॉन्वर्जेशन शुरू करता था, अब आप ही हमेशा मैसेज करते हैं। पहले जहां वह डिटेल में बात करता था, अब रिप्लाईज छोटे और फॉर्मल हो जाते हैं, जैसे ओके, देखते हैं। यह बिहेवियर इंटरेस्ट के कम होने का संकेत हो सकता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए रिया और अर्जुन रोज बात करते थे, लेकिन कुछ समय बाद अर्जुन के रिप्लाईज बदलने लगे। पहले जहां वह कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाता था, अब वह सिर्फ जवाब दे रहा था। रिया ने नोटिस किया कि एफर्ट अब सिर्फ उसी की तरफ से आ रहा है। यह वही मोमेंट होता है जहां रिलेशनशिप की एनर्जी बदल जाती है। अब दूसरा संकेत है एफर्ट का कम हो जाना। दूसरा इंपॉर्टेंट साइन एफर्ट का कम हो जाना है। जब कोई इंसान आपको इम्पोर्टेंट मानता है तो वह एफर्ट करता है, वह टाइम निकालता है, प्लान्स बनाता है, आपकी बातें याद रखता है। लेकिन जब डिस्टेंस शुरू होता है तो एफर्ट भी कम होने लगता है। एफर्ट हमेशा इंटरेस्ट का रिफ्लेक्शन होता है। अगर इंटरेस्ट स्ट्रांग है तो एफर्ट भी स्ट्रांग होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट कम हो जाए तो एफर्ट नेचुरली कम हो जाता है। अब तीसरे साइन की बात कर लेते हैं। तीसरा साइन है, तीसरा संकेत इमोशनल डिस्टेंस। कभी आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग फिजिकली मौजूद होते हैं लेकिन इमोशनली बहुत दूर लगते हैं। वह बातें करते हैं लेकिन दिल से कनेक्ट नहीं करते। पहले जहां वह अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे, अब वह पर्सनल बातें अवॉइड करते हैं। यह इमोशनल विड्रॉल डिस्टेंस का क्लियर संकेत हो सकता है। चलिए एक केस स्टडी से इसको समझ लेते हैं। स्नेहा और विवेक काफी समय से क्लोज थे। विवेक पहले अपनी लाइफ की हर बात शेयर करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने पर्सनल बातें शेयर करना बंद कर दिया। वह सिर्फ सरफेस लेवल कॉन्वर्जेशंस करता था, ऊपरी ऊपरी तौर पर। स्नेहा को महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है, और सच में विवेक इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। अब बात करते हैं चौथे साइन के बारे में, फ्यूचर की बातों से बचना। एक और इम्पोर्टेंट साइन है फ्यूचर प्लानिंग से बचना। जब कोई रिलेशनशिप हेल्दी होता है तो लोग फ्यूचर की बातें करते हैं, जैसे कभी साथ ट्रैवल करना, कभी मिलना, कभी प्लान्स बनाना। लेकिन जब कोई व्यक्ति डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करता है, तो वह फ्यूचर डिस्कशंस अवॉइड करने लगता है। इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि फ्यूचर प्लानिंग कमिटमेंट का संकेत होता है। अगर कोई व्यक्ति कमिटमेंट से बचना चाहता है तो वह नेचुरली फ्यूचर डिस्कशन से भी बचने लगेगा। पांचवा साइन है प्रायोरिटी बदल जाना। एक और सब्टल साइन है प्रायोरिटी का बदल जाना। पहले टाइम जहां वह आपको टाइम देता था, अब आप हमेशा लिस्ट किए आखिरी में होते हैं। काम, दोस्त, सोशल मीडिया सबके लिए टाइम होता है, लेकिन आपके लिए नहीं। यह बिहेवियर क्लियर इंडिकेशन हो सकता है कि रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस कम हो रही है। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी इनमें से कोई साइन नोटिस किया है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी लाइफ में आया था जो शुरुआत में बहुत क्लोज था, लेकिन धीरे धीरे इन साइंस के साथ दूर हो गया? अगर ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं।
यह एक्सपीरियंस बहुत लोगों के साथ होता है। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बिहेवियर है। लोग अक्सर अ, एक बिहेवियर है, ठीक है, इंटरेस्टिंग बिहेवियर जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। कभी-कभी कोई इंसान दूर भी हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वापस आ जाता है। वह फिर से मैसेज करता है, फिर से इंटरेस्ट दिखाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होता है या फिर उसके पीछे भी कोई साइकोलॉजिकल पैटर्न होता है? अगले अ, अगले कुछ अ, समय में मैं आपको बताने वाली हूँ इसका भी बिहेवियर। अब साथ में हम जानने भी वाले हैं कि कोई व्यक्ति आपसे दूर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं जब कोई अचानक दूर हो जाता है उसका असली कारण क्या होता है। अगर कोई अचानक दूर हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? अब तक हमने समझा कि लोग अचानक दूर क्यों हो जाते हैं, लेकिन असली सवाल यह है, अगर कोई व्यक्ति आपको लाइफ से अचानक दूर हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको उसे बार-बार मैसेज करना चाहिए? क्या आपको उससे रीज़न पूछना चाहिए? या आपको भी डिस्टेंस बना लेना चाहिए? साइकोलॉजी के अनुसार इस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन क्योंकि आपका रिएक्शन कभी-कभी रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदल सकता है। जब कोई व्यक्ति अचानक दूर हो जाता है, तो हमारा माइंड पैनिक मोड में चला जाता है। हम सोचने लगते हैं, मैंने क्या गलत किया? वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? क्या वह मुझसे नाराज़ है? और इसी पैनिक में हम बार-बार मैसेज करने लगते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के अनुसार यह सबसे कॉमन मिस्टेक है। जब कोई व्यक्ति डिस्टेंस क्रिएट करता है, तो वह अक्सर स्पेस चाहता है। अगर उस समय हम उसे लगातार मैसेज करें या करते रहें, तो वह और अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। इसलिए पहला रूल है, काम रहिए और तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। दूसरा स्टेप है, बिहेवियर ऑब्जर्व कीजिए। अगला स्टेप है ऑब्जर्व करना। देखिए कि बिहेवियर टेम्परेरी है या परमानेंट है। क्या वह कुछ दिनों से बिजी है? क्या उसकी लाइफ में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है? या वह सच में डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है क्योंकि हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती। चलिए एक केस स्टडी से इसको समझते हैं। प्रिया को लगा कि रोहित अचानक उससे दूर हो गया है। वह पैनिक हो गई, लेकिन उसने तुरंत रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि रोहित की फैमिली में एक सीरियस प्रॉब्लम चल रही थी और वह मेंटली स्ट्रेस्ड था। अगर प्रिया तुरंत ओवर रिएक्ट कर देती तो सिचुएशन और खराब हो सकती थी। अब किसी भी रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, तो खुद को फोर्स करके उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा 2 लोगों की एफर्ट से चलता है। अगर एफर्ट सिर्फ एक तरफ से हो, तो वह रिलेशनशिप हेल्दी नहीं होता। जो व्यक्ति सच में आपको वैल्यू करता है, वह इवेंचुअली आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो व्यक्ति आपको प्रायोरिटी नहीं देता, उसे फोर्स करके आप अपनी वैल्यू कम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन हमेशा क्लियर रखना चाहिए। अगर सिचुएशन कंफ्यूजिंग हो, तो एक रिस्पेक्टफुल कॉन्वर्जेशन करना हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन यह कॉन्वर्जेशन या कंप्लेन कंप्लेन या कंप्लेन की टोन में नहीं होना चाहिए, बल्कि काम और मैच्योर तरीके से। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, आप ऐसा कह सकते हैं कि मैंने नोटिस किया है कि हमारी कम्युनिकेशन थोड़ी कम हो गई है। अगर सब ठीक है तो अच्छा है, लेकिन अगर कुछ बदल रहा है तो मैं समझना चाहूँगा। इस तरह की कॉन्वर्जेशन प्रेशर क्रिएट नहीं करती, लेकिन
क्लैरिटी दे सकती है। खुद पर फोकस कीजिए। सबसे पावरफुल स्टेप है ये कि आपको खुद पे फोकस करना है। ये 5वां स्टेप है। जब कोई व्यक्ति दूर हो जाता है तो हम अपनी सारी एनर्जी उसके बारे में ही सोचने में लगा देते हैं, लेकिन साइकोलॉजी कहती है यह एनर्जी आपकी ओन ग्रोथ में लगनी चाहिए। अपनी लाइफ, अपने गोल्स, अपनी हैप्पीनेस पर फोकस कीजिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट और बैलेंस्ड व्यक्ति नेचुरली अट्रैक्टिव होता है। कभी-कभी लोग दूर चले जाते हैं और इसका रीज़न हमारे कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन हमारी रिएक्शन हमारे कंट्रोल में होती है। अगर हम सेल्फ रिस्पेक्ट और मैच्योरिटी के साथ सिचुएशन को हैंडल करें, तो हम इमोशनली स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल पैटर्न है। कई बार जब कोई व्यक्ति दूर चला जाता है और आप उसे चेज़ नहीं करते, तो कुछ समय बाद वह फिर से वापस आ जाता है, क्योंकि ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्या उसे आपकी वैल्यू का एहसास हो जाता है, या फिर इसके पीछे कोई डीपर साइकोलॉजिकल रीज़न होता है? अगले पार्ट में हम इस बिहेवियर को समझेंगे, और बिलीव कीजिए इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल छुपा हुआ है। तो अब हम जानेंगे क्यों कुछ लोग दूर जाने के बाद वापस आ जाते हैं। अब एक बिहेवियर है जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। कभी आपने नोटिस किया है कि कोई व्यक्ति अचानक आपकी लाइफ से दूर हो जाता है, वह मैसेज करना बंद कर देता है, इंटरेस्ट कम दिखाने लगता है, और आपको लगता है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ समय बाद अचानक वह व्यक्ति फिर से कांटेक्ट करता है, कभी मैसेज करते करके, कभी कॉल करके, या फिर कभी सोशल मीडिया पर रिएक्ट करके। और तब आपके माइंड में एक सवाल आता है, अगर उसे दूर ही जाना था तो वह वापस क्यों आया? साइकोलॉजी के अनुसार इस इसके पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन है रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू। कई बार जब कोई व्यक्ति डिस्टेंस लेता है तो उसे लगता है कि शायद वह ठीक कर रहा है, लेकिन समय के साथ उसे रियलाइज होने लगता है कि वह व्यक्ति जिससे वह दूर हो गया, उसकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट था। जब कम्युनिकेशन खत्म होता है तो एब्सेंस क्रिएट होती है, और एब्सेंस कई बार फीलिंग्स को क्लियर कर देती है। केस स्टडी के हिसाब से समझे आदित्य और श्रेया की। ठीक है, तो उसमें आदित्य और श्रेया काफी क्लोज थे, लेकिन एक समय बाद आदित्य ने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। उसे लगा कि रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। कुछ महीनों तक दोनों ने बात नहीं की, लेकिन धीरे धीरे आदित्य को रियलाइज हुआ कि श्रेया उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसे उसकी प्रेजेंस और कॉन्वर्जेशंस मिस होने लगी, और तब उसने फिर से कांटेक्ट करने का फैसला लिया। अब दूसरा कारण आता है कि क्यूरियोसिटी ट्रिगर। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल होता है, स्कार्सिटी प्रिंसिपल। जब कोई चीज हमारी लाइफ में हमेशा अवेलेबल रहती है तो हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन जब वही चीज अचानक अनअवेलेबल हो जाए तो क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट बढ़ सकता है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो अगर कोई व्यक्ति आपसे दूर चला जाए और आपने उसे चीज नहीं किया, तो उसका माइंड आपके बिहेवियर को एनालाइज करने लगता है। वह सोच सकता है, यह व्यक्ति मुझे चेज क्यों नहीं कर रहा, क्या वह मूव ऑन कर चुका है? यह क्यूरियोसिटी कभी-कभी उसे वापस कांटेक्ट करने के लिए ट्रिगर कर सकती है। तीसरा कारण है इमोशनल लोनलीनेस। कभी-कभी कोई व्यक्ति इसलिए वापस आता है क्योंकि वह इमोशनली लोनली फील करने लगता है। जब लाइफ में कोई क्लोज कनेक्शन नहीं होता, तो लोग उन रिलेशनशिप्स को याद करने लगते हैं जहां उन्हें कंफर्ट मिलता था, और तब वह पुराने कनेक्शन से फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब रीजन नंबर 4 है ईगो वैलिडेशन। यह रीजन है थोड़ा सा हार्श हो सकता है।
कभी-कभी कोई व्यक्ति इसलिए वापस आता है क्योंकि वह यह देखना चाहता है कि क्या अभी भी उसे इम्पोर्टेंस आप देते हैं। मतलब वह इमोशनल वैलिडेशन चाहता है। अगर आप अभी भी उसे अटेंशन देते हैं, तो उसका ईगो सैटिस्फाई हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह रिलेशनशिप सीरियसली चाहता है। अब इम्पोर्टेंट वार्निंग ये है कि अगर कोई व्यक्ति बार-बार दूर हो जाए और फिर वापस आए, तो यह पैटर्न हेल्दी रिलेशनशिप का संकेत नहीं होता, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में कंसिस्टेंसी होती है। अगर बिहेवियर बार-बार बदलता है, तो यह इमोशनल इनस्टेबिलिटी या मैनिपुलेशन का साइन भी हो सकता है। अब यहाँ आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर चला जाए और फिर वापस आए, तो क्या आपको उसे फिर से एक्सेप्ट करना चाहिए या आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी चाहिए? इसका आंसर है जो हर सिचुएशन में अलग हो सकता है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब तक हमने समझा लोग दूर क्यों हो जाते हैं और लोग वापस क्यों आते हैं। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल यह है, क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति आपको छोड़ दे लेकिन फिर भी आपको भूल ना पाए? क्या साइकोलॉजी के अनुसार कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति के माइंड में लंबे समय तक रह जाते हैं? अगले पार्ट में हम इस पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे और यह कॉन्सेप्ट रिलेशनशिप्स की साइकोलॉजी में बहुत फेमस है। क्या कोई व्यक्ति आपको छोड़कर भी आपको भूल नहीं पाता? अब एक और इंटरेस्टिंग सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर चला जाए लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह भूल ना पाए? साइकोलॉजी के अनुसार हाँ, ऐसा कई बार होता है क्योंकि ह्यूमन माइंड सिर्फ प्रेजेंस से नहीं बल्कि इमोशनल इम्पैक्ट से जुड़ता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग था, तो दूरी बनने के बाद भी उसकी मेमोरीज माइंड में बनी रह सकती हैं। इमोशनल मेमोरी की साइकोलॉजी की बात करते हैं। हमारा ब्रेन हर इंटरेक्शन को याद नहीं रखता, लेकिन कुछ मोमेंट्स हमेशा मेमोरी में रह जाते हैं, जैसे पहली मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन, किसी मुश्किल समय में मिला सपोर्ट या कोई ऐसा मोमेंट जब आपने किसी को जेन्युइनली समझा। इन एक्सपीरियंसेस को साइकोलॉजी में इमोशनल मेमोरीज कहा जाता है और इमोशनल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। रिया और करण कुछ समय तक क्लोज थे, फिर सर्कमस्टेंसेस के कारण दोनों अलग हो गए। कई महीनों तक उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, लेकिन एक दिन करण ने अचानक मैसेज किया। उसने कहा, मुझे याद है जब मैं बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था तब तुमने मुझे समझा था। यह वही इमोशनल मेमोरी थी जो उसके माइंड में बनी रही। अब इसका कारण है, पहला कारण है जेन्युइन कनेक्शन। अगर रिलेशनशिप में जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग थी, तो उस कनेक्शन को भूलना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग अक्सर ऐसे कनेक्शंस कम ही एक्सपीरियंस करते हैं। इसलिए जब वह कनेक्शन खत्म हो जाता है, तो माइंड उसे कंपेयर करता रहता है। दूसरा कारण है अनफिनिश्ड इमोशंस। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है अनफिनिश्ड इमोशनल लूप्स। मतलब जब रिलेशनशिप अचानक खत्म हो जाए और फीलिंग्स क्लियर ना हो, तो माइंड क्लोजर नहीं पा पाता, और जब क्लोजर नहीं होता, तो मेमोरीज बार बार माइंड में आती रहती हैं। इसीलिए लोग इसीलिए कई लोग किसी व्यक्ति से दूर जाने के बाद भी कभी-कभी उसे याद करते हैं। यह ज़रूरी नहीं कि वे रिलेशनशिप वापस चाहते हों, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट माइंड में रह जाता है। तीसरा कारण है यूनिक पर्सनैलिटी इम्पैक्ट। कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी से दूसरों पर स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ते हैं।
जैसे काइंडनेस, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, जेन्युइन बिहेवियर। जब कोई व्यक्ति इन क्वालिटीज के साथ रिलेशनशिप में होता है तो उसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह सकता है। अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो आपकी लाइफ में नहीं है, लेकिन उसकी मेमोरीज आज भी कभी-कभी माइंड में आ जाती हैं? अगर ऐसा है तो यह ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट ट्रूथ जानने की ज़रूरत है। बहुत इम्पोर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है कि किसी की मेमोरी में रहना और किसी की लाइफ में रहना दो अलग-अलग चीजें हैं। कई बार लोग मेमोरीज में रहते हैं लेकिन रिलेशनशिप्स आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए इमोशनल मेमोरीज को समझना जरूरी है, लेकिन उनसे अपनी लाइफ को रोकना नहीं चाहिए। अब यहाँ एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है। कुछ लोग रिलेशनशिप में इतने इमोशनली स्ट्रांग होते हैं कि उनके बिहेवियर से दूसरे लोग नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप्स में डेस्परेशन नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है हाई वैल्यू पर्सनालिटी माइंडसेट। अगले पार्ट में हम इसी पावरफुल माइंडसेट की बात को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कुछ लोग रिलेशनशिप्स में अपनी वैल्यू नेचुरली बढ़ा लेते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हाई वैल्यू पर्सनालिटी माइंडसेट की। अब तक हमने समझा कि लोग अचानक दूर क्यों हो जाते हैं, लेकिन अब एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम रिलेशनशिप्स में अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग बना लें कि अगर कोई व्यक्ति दूर भी चला जाए तो भी हमारी लाइफ डिस्टर्ब ना हो? साइकोलॉजी के अनुसार हाँ, ऐसा पॉसिबल है। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है जिसे कहा जाता है हाई वैल्यू पर्सनैलिटी माइंडसेट। हाई वैल्यू पर्सनैलिटी क्या होती है? हाई वैल्यू पर्सनैलिटी का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति परफेक्ट हो, बल्कि इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो खुद की वैल्यू समझता हो, जिसकी हैप्पीनेस किसी एक इंसान पर डिपेंड ना करती हो, जो रिलेशनशिप्स को इम्पोर्टेंस देता हो, लेकिन खुद को खोता नहीं। हाई वैल्यू पर्सनालिटी वाले लोगों की बात करी जाए तो पर्सनालिटी ट्रेट की बात करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी पहला साइकोलॉजिकल ट्रेट होता है। हाई वैल्यू पर्सनालिटी वाले लोग इमोशनली स्टेबल होते हैं। अगर कोई व्यक्ति उनसे दूर हो जाए तो वे तुरंत पैनिक नहीं करते। वे सिचुएशन को काम माइंड से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी वर्थ किसी एक रिलेशनशिप से डिफाइन नहीं होती। आयशा की लाइफ में एक ऐसा समय आया जब एक क्लोज पर्सन अचानक उससे दूर हो गया। शुरुआत में उसे भी दुख हुआ, लेकिन उसने खुद को कंप्लीटली उस सिचुएशन में डूबने नहीं दिया। उसने अपने वर्क, अपने हॉबीज और अपने गोल्स पर फोकस किया। कुछ समय बाद वही व्यक्ति फिर से उससे कांटेक्ट करने आया, लेकिन इस बार आयशा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं थी, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी स्ट्रांग बना ली थी। दूसरा साइकोलॉजिकल ट्रेट है सेल्फ रिस्पेक्ट। हाई वैल्यू पर्सनालिटी वाले लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार डिसरिस्पेक्ट करे या इनकंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाए तो वे उसे इग्नोर नहीं करते, वे क्लियर बाउंड्रीज बनाते हैं, क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप्स में म्यूचुअल रिस्पेक्ट जरूरी होता है। तीसरा साइकोलॉजिकल ट्रेट है इमोशनल इंडिपेंडेंस। एक और पावरफुल क्वालिटी है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इसका मतलब है आप रिलेशनशिप्स एंजॉय करते हैं, लेकिन आपकी हैप्पीनेस किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होती। आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, पर्सनल ग्रोथ सबका बैलेंस होता है। इसलिए अगर कोई रिलेशनशिप बदल भी जाए तो आपकी आइडेंटिटी टूटती नहीं।
साइकोलॉजिकल ट्रूथ है कि ह्यूमन साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जब कोई व्यक्ति इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है तो लोग नेचुरली उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंस कॉन्फिडेंस का साइन होता है और कॉन्फिडेंस सबसे अट्रैक्टिव क्वालिटी में से एक है। अब यहाँ आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या आपकी हैप्पीनेस किसी एक इंसान पर डिपेंड है या आपकी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस हैं। अगर हैप्पीनेस सिर्फ एक रिलेशनशिप पर डिपेंड हो तो इमोशनल पेन ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर लाइफ बैलेंस्ड हो तो इमोशनल स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि रिलेशनशिप लाइफ का ब्यूटीफुल पार्ट है, लेकिन लाइफ सिर्फ रिलेशनशिप्स नहीं है। आपकी ड्रीम्स, आपकी ग्रोथ, आपकी आइडेंटिटी, ये सब इक्वली इम्पोर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति ये बैलेंस समझ लेता है तो रिलेशनशिप्स भी हेल्दी और स्टेबल बन जाते हैं। अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। कई बार लोग रिलेशनशिप्स में इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं और जब कोई व्यक्ति दूर जाता है तो उन्हें लगता है कि उनकी पूरा वर्ल्ड टूट गया है, पूरी दुनिया टूट गई है। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल इंडिपेंडेंस सीखी जा सकती है। अगले पार्ट में हम समझेंगे इमोशनल इंडिपेंडेंस की साइकोलॉजी और यह भी जानेंगे कि कोई व्यक्ति इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इमोशनल इंडिपेंडेंस की साइकोलॉजी के बारे में। अब तक हमने समझा कि लोग अचानक दूर क्यों हो जाते हैं और रिलेशनशिप्स में सेल्फ वैल्यू कितनी इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। वह है इमोशनल इंडिपेंडेंस। इमोशनल इंडिपेंडेंस क्या होता है? इमोशनल इंडिपेंडेंस का मतलब यह नहीं है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप रिलेशनशिप्स को एन्जॉय करते हैं, लेकिन आपकी हैप्पीनेस किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करती। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में है, तो वह आपकी लाइफ को बेटर बनाता है, लेकिन अगर वह चला जाए, तो आपकी पूरी आइडेंटिटी टूट नहीं जाती। साइकोलॉजिकल रीज़न की बात करें तो जब कोई व्यक्ति इमोशनली डिपेंडेंट होता है, तो वह रिलेशनशिप को सर्वाइवल की तरह देखने लगता है। उसे लगता है कि अगर यह व्यक्ति चला गया, तो मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। लेकिन जब कोई व्यक्ति इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है, तो वह रिलेशनशिप को लाइफ का एक पार्ट मानता है, पूरी लाइफ नहीं। नीरज की लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप था जिसमें वह पूरी तरह इमोशनली इन्वॉल्व्ड था। वह अपनी हैप्पीनेस, अपने डिसीजंस, अपना टाइम, सब कुछ उसी रिलेशनशिप के अनुसार डिसाइड करता था। लेकिन जब वह रिलेशनशिप खत्म हुआ, तो नीरज कंप्लीटली टूट गया। उसे लगा कि उसकी लाइफ का डायरेक्शन खत्म हो गया है। कुछ समय बाद उसने खुद का काम करना शुरू किया। उसने हॉबीज डेवलप की, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताया और पर्सनल गोल्स पर फोकस किया। धीरे-धीरे उसने इमोशनल इंडिपेंडेंस डेवलप कर ली और तब उसे रियलाइज हुआ कि लाइफ में हैप्पीनेस के बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। इमोशनल इंडिपेंडेंस कैसे डेवलप करें? अब सवाल आता है कि अगर कोई व्यक्ति इमोशनली डिपेंडेंट हो, तो वह इमोशनल इंडिपेंडेंस कैसे डेवलप करे? साइकोलॉजी के अनुसार कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस मदद कर सकती हैं। पहली प्रैक्टिस है सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना ज़रूरी है। कई बार हम किसी रिलेशनशिप से इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हमें खुद का बिहेवियर समझ नहीं आता। इसलिए अपने फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। अब प्रैक्टिस की बात की जाए तो दूसरी प्रैक्टिस है कि पर्सनल लाइफ बिल्ड करना।
ये आप कैसे करेंगे? अगर आपकी पूरी लाइफ सिर्फ एक रिलेशनशिप के आसपास घूमती है तो इमोशनल डिपेंडेंस बढ़ सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि लाइफ में हॉबीज, फ्रेंड्स, लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ, इन सब चीज़ों के लिए भी स्पेस हो। तीसरी प्रैक्टिस है बाउंड्रीज बनाना। हेल्दी रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाउंड्रीज का मतलब है आप खुद को रिस्पेक्ट करते हैं और दूसरे से भी रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशन करते हैं। रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं, ये कह सकते हैं। अगर कोई बिहेवियर आपको अनकंफर्टेबल बनाता है तो उसे इग्नोर करने की बजाय क्लियर कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। साइकोलॉजिकल ट्रूथ ये भी है कि इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग रिलेशनशिप्स में ज़्यादा सिक्योर होते हैं क्योंकि वे फियर से रिलेशनशिप नहीं करते। वे रिलेशनशिप में इसलिए होते हैं क्योंकि वे उस कनेक्शन को जेन्युइनली वैल्यू करते हैं। अब यहाँ मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर आज आपकी लाइफ से कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति दूर चला जाए, तो क्या आपकी लाइफ रुक जाएगी? या आप दुख के बाद भी अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पाएंगे? अगर आंसर दूसरा है तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर इमोशनल स्ट्रेंथ मौजूद है। अब एक पावरफुल इनसाइट ये है कि रिलेशनशिप्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, कभी हैप्पीनेस, कभी लेसन्स, लेकिन हर एक्सपीरियंस हमें इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना सकता है, अगर हम उससे सीखने के लिए तैयार हों। अब इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट बात समझेंगे। लाइफ में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, लेकिन हर रिलेशनशिप हमें कुछ सिखाकर जाता है। अगले पार्ट में हम समझेंगे रिलेशनशिप्स से मिलने वाले सबसे पावरफुल लाइफ लेसन्स और यह भी कि कैसे कोई व्यक्ति इमोशनल पेन को पर्सनल ग्रोथ में बदल सकता है। अब रिलेशनशिप हमें क्या सिखाती है? लाइफ में कुछ लोग आते हैं और हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग सिर्फ थोड़े समय के लिए आते हैं और फिर किसी न किसी मोड़ पर हमारी लाइफ से दूर चले जाते हैं। पहले यह एक्सपीरियंस बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। हम सोचते हैं अगर उसे जाना ही था तो वह मेरी लाइफ से में आया ही क्यों? लेकिन समय के साथ हमें समझ आने लगता है कि हर रिलेशनशिप हमारी लाइफ में किसी रीजन से आता है। पहला लेसन है सेल्फ वैल्यू। जब कोई व्यक्ति अचानक दूर हो जाता है तो शुरू में हम खुद को ब्लेम करते हैं। हमें लगता है कि शायद हम इनफ नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि हमारी वैल्यू किसी एक व्यक्ति के बिहेवियर से डिसाइड नहीं होती। सेल्फ वैल्यू अंदर से आती है और जब कोई व्यक्ति अपनी वैल्यू समझ लेता है तो रिलेशनशिप्स भी हेल्दी बनने लगती है। दूसरा लेसन है इमोशनल स्ट्रेंथ। हर डिफिकल्ट एक्सपीरियंस हमें इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना सकता है। जब हम पेनफुल सिचुएशंस में होते हैं से गुजरते हैं तो हमें अंदर नई स्ट्रेंथ मिलती है और कई बार वही एक्सपीरियंस हमें फ्यूचर रिलेशनशिप्स के लिए बेटर पर्सन बना देता है। तीसरा लेसन है लेटिंग गो। साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेटिंग गो। कभी कभी लाइफ में अगर आगे बढ़ने के लिए कुछ लोगों को जाने देना ज़रूरी होता है क्योंकि हर कनेक्शन हमारे जर्नी का परमानेंट हिस्सा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ लेसन्स देने के लिए आते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी आपको इम्पोर्टेंस दी, लेकिन फिर वह अचानक दूर हो गया। उस समय शायद आपको लगा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें
तो शायद आप नोटिस करेंगे कि उस एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया। आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर बने, आप रिलेशनशिप्स को बेटर तरीके से समझने लगे और सबसे इम्पोर्टेंट आपने खुद को बेटर तरीके से समझा। अब पावरफुल ट्रूथ ये है कि लाइफ में हर रिलेशनशिप परमानेंट नहीं होता, लेकिन हर रिलेशनशिप मीनिंगलेस भी नहीं होता। कुछ लोग हमारी लाइफ में आते हैं ताकि हमें प्यार का एहसास हो सके, कुछ लोग हमें लेसन सिखाने के लिए आते हैं और कुछ लोग हमारी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं। आखिरी मैसेज ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से दूर चला गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी स्टोरी खत्म हो गई है। आपकी स्टोरी अभी भी लिखी जा रही है और फ्यूचर में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी, रिस्पेक्ट और जेन्युइन कनेक्शन लेकर आए। इसलिए किसी एक एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ का फाइनल चैप्टर मत बनाइए। उसे सिर्फ एक लेसन समझिए और अपनी जर्नी को कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाइए। कभी-कभी जो लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, वही लोग हमें खुद को समझने का मौका दे जाते हैं और शायद यही लाइफ की सबसे बड़ी साइकोलॉजी है कि हर एंडिंग किसी नई बिगिनिंग की शुरुआत होती है।